नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शिक्षक पद हेतु जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था सामान्य विज्ञान से, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी मदरबोर्ड और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये इसमें सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ये तीनों ही जो है कंप्यूटर का भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होता है, और ये कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? तो जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? ए इस्पात, बी तांबा, सी निकल और डी नरम लोहा। तो इसका आंसर है इस्पात जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए? स्थायी चुंबक बनाने के लिए, क्योंकि इस्पात में जो है उच्च जंगरोधी होता है और उच्च प्रतिधारण क्षमता होता है, इसलिए जो है इस्पात स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखिए, ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, उपरोक्त सभी। तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो तीन प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो इसमें याद रखिएगा कि यदि तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का गर्म होना, तो ये किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है विकिरण के अंतर्गत। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो वो होता है चालन के माध्यम से। उसी प्रकार जब गैस और तरल में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वो अणुओं की जो गति के कारण होती है उसको बोलते हैं संवहन। तो इस प्रकार से तीन जो है ऊष्मा का स्थानांतरण तीन तरह से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। याद रखिएगा, ठोस में चालन के द्वारा, गैस और तरल में संवहन के द्वारा, और ये जो है सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो उसको बोलते हैं विकिरण। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा या से गुण है? ए उत्कृष्ट ऊष्मा चालक, बी उच्च गलनांक, सी आसानी से जंग लग जाना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, धातुओं का ये तीनों ही गुण है। उत्कृष्ट ऊष्मा चालक भी होते हैं धातु, गलनांक भी उच्च होता है और आसानी से जंग भी लग जाता है। ये जो है तीनों ही जो धातुओं के गुण होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? विकल्प है हमारे पास, ए 400 से 700 नैनोमीटर, बी 400 से 900 नैनोमीटर, सी 300 से 700 नैनोमीटर और डी 400 से 800 नैनोमीटर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा 400 से 700 नैनोमीटर जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है, और इस तरंग दैर्ध्य सीमा के प्रकाश को ही मनुष्य आंखों से देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध उपस्थित है? यहाँ पे देखना है, ए विकल्प है FCH2 सिंगल बॉन्ड CH2F, बी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, सी CH2 डबल बॉन्ड CHF और डी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए, जो बंध देखिए इसमें
जिस बंध में जो जितना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के जो बंध लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जो डबल बॉन्ड की बंध लंबाई वो मीडियम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ हमको पूछा है कि सबसे छोटा कार्बन बंध उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका BHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका जो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन का जो बंध दूरी है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉन और ये जो मध्यम की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन और उसी प्रकार सिंगल होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटा है हमारा P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? A सौर ऊर्जा, B पवन ऊर्जा, C जल ऊर्जा और D उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्लैग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? A यर्सिनिया स्यूडोट्यूबरक्लोसिस, B यर्सिनिया एंट्रोकोलिटिका, C यर्सिनिया पेस्टिस, D उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है यर्सिनिया पेस्टिस जो है फ्लैग रोग, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? A अवतल लेंस, B उत्तल लेंस, C एक दर्पण, D प्लेनर लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है B उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस है? A कार्बन डाइऑक्साइड, B नाइट्रस ऑक्साइड, C मीथेन, D उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा D उपरोक्त सभी। इसके साथ साथ जो है मीथेन और जल वाष्प भी जो है हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खाली स्थान dB से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसको जो है व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है, चूँकि 65 और 65 से ऊपर ये दोनों ही ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत परिभाषित है। तो देखिए 65 यहाँ पे भी ऑप्शन है और 65 ज़्यादा करेक्ट आंसर ये है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी 65 दे दिया है इसलिए इस प्रश्न को जो है विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 65 और 65 से ऊपर जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। 65 dB के ऊपर से जो है ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे देखिए A किलोग्राम प्रति सेकेंड, B किलोग्राम प्रति सेकेंड का घात 2 और C न्यूटन मीटर और D न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और CGS मात्रक है डाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए A सिलिकॉन, B सल्फर, C जर्मेनियम, D कार्बन। तो देखिए इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सिलिकॉन का। जो चिप है उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? A कोशिका भित्ति की संरचना, B केंद्रक झिल्ली, C पोषण और D उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है D उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? A प्राथमिक उत्पादक, B प्राथमिक उपभोक्ता, C द्वितीयक उपभोक्ता और D अपघटक। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो इकोसिस्टम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? तो प्राथमिक उत्पाद को जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा का जो स्तर है वो घटते जाता है। प्राथमिक उत्पादक को सबसे ज़्यादा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर द्वितीय, इस प्रकार से जो है ऊर्जा का घटता है। ठीक है, इसको ऊर्जा का स्थानांतरण, जो ऊर्जा का 10% वाला नियम है ना स्थानांतरण का, वो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राथमिक उत्पाद जो है को आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।